हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके सीरीज में आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टॉपिक चल रहा है उसकी फैक्चुअल बातें। पार्ट 5 में हमने पहले केंद्रीय कार्यपालिका यानी संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव की बातें करी, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है और उनके बारे में क्या तथ्य है, उन पे हमने वीडियो लेक्चर बनाए। फिर वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री। तो उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है, उनके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या, उन पर हमने चर्चा कर ली। अब फैक्ट्स के बारे में चलते हैं कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स बनते हैं। तो राइट फ्रॉम 1947 से लेके अद्यतन आज के दिन तक कौन कौन से भारत में प्रधानमंत्री हैं, उनकी काल को किन रूपों में जाना जाता है, जानना आवश्यक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए हम कुछ पार्ट्स में करेंगे इसको। तो पहला जो पार्ट है इसमें वो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे 1947 से जो 1964 तक रहे, जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में। जवाहरलाल नेहरू मूलतः आनंद भवन इलाहाबाद, वहीं लालन पालन वहीं उनका जो है वो बड़े हुए। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से करी, फिर इनर टेम्पल से उन्होंने बैरिस्ट्री करी, प्रोफेशनल लॉ को अपनाया, फिर राइटर बने और उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1916 में लखनऊ में जब सत्र हो रहा था तो पहली बार वो गांधी जी से मिले। उस समय उन पर बहुत ज्यादा उसका कोई ज्यादा प्रभाव रहा नहीं, पर धीरे धीरे शनय शनय ग्रेजुअली वो गांधी जी के आभा मंडल में से प्रभावित होते गए और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एक राजनीतिक शख्सियत के रूप में निखारना प्रारंभ किया। 1929 में जब लाहौर का सत्र होता है कांग्रेस का, उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट मूलतः महात्मा गांधी ही बनते हैं, लेकिन जब उनको ऐसा लगता है कि एक ऐसा नौजवान कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए जो कि अपनी ऊर्जा से कांग्रेस को आगे ले जाए, तो 1929 में उन्होंने अपनी अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंसी को जवाहरलाल नेहरू को दे दिया और उनको वहीं पे जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। और उसी 1929 के लाहौर के सत्र में रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया और भारत की स्वतंत्रता का जो है ये तय किया गया कि हर 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम जो है वो नारा दिया गया। अब तक डोमिनियन स्टेटस का नारा दिया जा रहा था। और उसके बाद 1936 में जब फैजपुर और लखनऊ में कांग्रेस के सम्मेलन हुए, उसमें जवाहरलाल नेहरू दोनों सत्र में, वार्षिक अधिवेशन में और विशेष सत्र में, दोनों में अध्यक्ष बने। उनका कांग्रेस में खासकर ये योगदान जाता है कि आर्थिक नीतियों को जब प्लानिंग कमेटी बनाई गई 1938 में, हरिपुरा सत्र में जब कांग्रेस की प्लानिंग कमेटी बनाई गई तो उसके भी वो अध्यक्ष बने। तो किस तरह से नियोजित अर्थव्यवस्था को आगे ले जाते हुए, कृषि नीतियों को, औद्योगिक नीतियों को आगे ले जाते हुए समाजवादी ढांचे के अनुरूप देश की विकास, देश की प्रगति करनी है, इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो नेहरू रिपोर्ट का भी पार्ट रहे, लेकिन बाद में उन्होंने और सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट से अपने आप को अलग कर लिया। 1949 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। समय समय पर कई साल वो जेल में रहे। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर जब भारत में अंतरिम सरकार बनी, तो उस अंतरिम सरकार में जिसमें मिली जुली पार्टियां शामिल थी, उसके वाइस प्रेसिडेंट यानी गवर्नर जनरल वायसराय के बाद में दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू रहे। तो कुछ अर्थों में यह भी माना जा सकता है कि वो भी एक तरह से प्रधानमंत्री ही थे। तो 1946 से लेकर 1964 का पूरा जो काल होता है वो 18 वर्ष का होता है। तो लगभग 18 वर्ष माना जा सकता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। 15 अगस्त को जब भारत को आजादी मिलती है तो वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना प्रारंभ करते हैं। हालांकि तब तक आम चुनाव नहीं हुए थे। आजादी हमें जिस समय मिली, उस समय आजादी की रात को उन्होंने जो भाषण दिया उसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। नीति के साथ भेंट नाम से ही प्रसिद्ध भाषण है उनका। और उसके बाद में उन्होंने अलग अलग कार्यों के द्वारा इस जो खंड को 1947 से लेकर 64 का जो पीरियड माना जाता है, आजादी के बाद भारत के इतिहास के फॉर्मेटिव ईयर्स में शुमार होता है, यानी कि किस तरह से भारत का निर्माण हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो, उनकी जो नीतियां, चाहे वो सामाजिक नीति हो, चाहे वो घरेलू राजनीतिक नीति हो, अंतरराष्ट्रीय नीति हो, सांस्कृतिक नीति हो, सामाजिक नीति हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, उन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने किस किस तरह से जो है भारत के लिए और एक प्रधानमंत्री के रूप में किस तरह से उन्होंने कार्य किया। 1947 में जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्य करना प्रारंभ करते हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ वो अलग अलग समय में भारत के विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके थे। तो 3 पदों पर वो अपने प्रधानमंत्री काल में उन्होंने एज ए मिनिस्टर भी काम किया। तो विरासत में उनको सबसे पहला जो उनकी जो पॉलिटिकल पॉलिसी वो हमें देखनी पड़ी। विरासत में उनको मिला भारत का बंटवारा, भारत का पार्टीशन,
और बहुत बड़ी संख्या पार्टीशन से रिलेटेड शरणार्थियों की समस्या थी, रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम थी। तो रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम को उनको सॉल्व करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ जो लाइन बनाई गई, ऐसा माना जाता है कि विश्व में किन्हीं दो देशों के बीच में सर्वाधिक बेतरतीब तरीके से किया गया पार्टीशन था, जो कि भारत की जो प्रारंभिक वर्ष है भारत की आजादी की, उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव इस पर पड़ा। हर तरीके से इस पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो सबसे बड़ी समस्या शरणार्थियों की समस्या थी, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान हो चाहे वो पश्चिमी पाकिस्तान हो। दूसरी जो समस्या या दूसरा जो बड़ा काम उनके समय में हुआ, वो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हुआ। भारत में उस समय करीबन 560 से ज्यादा राजा रजवाड़े थे और राजा रजवाड़ों के सामने तीन तरह के विकल्प थे, या तो वो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान के साथ मिल जाए या जो है अपने आप को स्वतंत्र रखे। तो राजा रजवाड़ों के एकीकरण का कार्य वल्लभ भाई पटेल और उनके जो ओएस थे वीपी मेनन, उनको सौंपा गया। उनके प्रयासों से सद प्रयासों से भारत जो है एक रूप में हमारे को देखने में नजर आया और उन्हीं के प्रयासों से भारत का एकीकरण हुआ और आखिरकार जो वर्तमान भारत हम देखते हैं वो उन्हीं के सद प्रयासों का नतीजा था। भारत के एकीकरण में प्रिंसली स्टेट्स के अलावा कुछ ऐसे विदेशी क्षेत्र भी थे जो कि विदेशी शक्तियों द्वारा काबिज थे। इसमें खास करके कुछ जगह फ्रेंच के पास में थी, कुछ पोर्तुगीज के पास में थी, उनको भी खाली करवाया गया। तो फ्रांस के आधिपत्य में जो स्थान थे, चाहे वो माहे था, करिकाल था, चंद्रनगर था, पांडेचेरी थे, उनको शांतिपूर्वक तरीके से भारत ने निपटा लिया और फ्रांसीसी शक्तियां जो है उन क्षेत्रों को छोड़कर अपने देश में चली गई। लेकिन पुर्तगालियों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। पुर्तगालियों ने जो क्षेत्र भारत पर कब्जे किए हुए थे उनको 60 के दशक में खाली करवाया गया, जिसमें गोवा था, दादर नागर हवेली था, दमन और दीव थे। तो इनको शक्ति का प्रयोग करवा के ऑपरेशन विजय के द्वारा इनको जो है खाली करवाया गया। भारत के एकीकरण में यद्यपि सारी रियासती जो शक्तियां थी वो जो भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, उन्होंने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे यानी विलय पत्र पर जो है वो साइन कर दिए थे। लेकिन 4 ऐसी रियासतें थी जिन पर विशेष रूप से काफी प्रयास करने पड़े। इसमें खास करके जूनागढ़ था, हैदराबाद, मणिपुर और कश्मीर का क्षेत्र था। तो मणिपुर में प्लेबिसाइट किया गया, जनमत सर्वेक्षण किया गया। एक तरह से वहां की जनता ने इस बात को हामी भरी कि उन्हें भारत में मिलना है। इस तरह से वो ऐसा करके मिलने वाला पहला राज्य भारत के अंदर मणिपुर बना। हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत में विलय किया गया। कश्मीर की समस्या आप सब जानते हैं कि इसमें किस किस तरह की घटनाएं, इसमें हम अलग से कभी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। शरणार्थियों की समस्या, पार्टीशन की समस्या, राज्यों के एकीकरण की समस्या के अलावा अगला जो चैलेंज डोमेस्टिक पॉलिसी में जवाहरलाल नेहरू को फेस करना पड़ा वो था भाषा का जो है मुद्दा था। भाषा का मुद्दा एक बहुत ही गहन मुद्दा, बड़ा स्थायी मुद्दा था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। कौन सी भाषा राज्य भाषा बनेगी, कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा बनेगी, कौन सी भाषा आधिकारिक भाषा बनेगी, इसको लेकर काफी जद्दोजहद रही। हालांकि नागपुर सत्र में ही, कांग्रेस के नागपुर सत्र में ये तय किया गया था, गांधी जी ने कहा था कि राज्यों का निर्माण आजादी के बाद में जब किया जाएगा वो भाषाई आधारों पर किया जाएगा। लेकिन हमें आजादी जब मिली तो हमने संविधान में व्यवस्था की कि राज्यों को हमने अलग अलग प्रकार की कोटियां दी। आपको याद होगा हमने आर्टिकल 2 और 3 जब किए थे तो उसमें राज्यों के निर्माण की बातें हमने करी थी, किस किस तरह से राज्यों का निर्माण हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के जो आया वो दक्षिण भारत में था, जो कि हिंदी की भाषा का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहे। संविधान सभा में, संविधान सभा के पश्चात भी भाषाओं को लेकर कई मुद्दे छिड़े और आखिरकार तय किया गया कि भारत की कोई भी एक राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा नहीं बना करके ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में एक तरह से त्रिभाषा फार्मूले पर का जो है वो अनुनयन किया गया। जवाहरलाल नेहरू के लिए आंतरिक नीति में चौथा जो सबसे बड़ा चैलेंज वो था सांप्रदायिकता का और विखंडनवाद का जोर जो था। सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ था। तो पुनः कहीं धर्म के आधार पर भारत की पुनः अगर विभाजन या विखंडन ना हो, इसलिए प्रयास किया गया कि भारत को एक सेक्युलर कंट्री बनाया जाए। यद्यपि संविधान में कहीं भी सेक्युलर शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन साथ ही ये कहा गया कि भारत का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं होगा, सभी धर्मों के साथ में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आर्टिकल 44 के माध्यम से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी संविधान में डलवाई गई। 46 के अंदर ट्राइबल्स को भी भारत के अंदर जो है इक्वल या एक एडवांटेज स्टेज में लाया जाएगा, इसकी प्रावधान भी रखे गए। आप सबको विदित होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भी चल रहा था प्रारंभिक वर्षों में 1947, 48, 49 और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बना तो हमने जिस तरह से भारत कैसा भारत होगा इसके सपने संजोए थे वो हमने उसकी प्रस्तावना में डाले। भारत को एक सॉवरेन संप्रभु देश बनाया गया, एक डेमोक्रेटिक देश बनाया गया, एक रिपब्लिकन देश बनाया गया, यानी भारत का कोई भी अध्यक्ष होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा, वो चुना जाएगा, न करके आनुवंशिक व्यक्ति होगा। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हर निर्णय सरकार का जो होगा वो जनता के द्वारा समर्थित होगा, यानी सरकार यानी एग्जीक्यूटिव कोई भी काम
पार्लियामेंट की इजाजत के बिना बगैर नहीं कर सकती, और डेमोक्रेसी को हर क्षेत्र के अंदर लाने के प्रयास किए गए। साथ ही साथ में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फेडरलिज्म, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के माध्यम से भारत ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो आने वाले वर्षों में अफ्रीकी एशियाई देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए थे उन सबके लिए एक नजीर था, उन सबके लिए एक स्पेसिमन था। तो ये भी उस काल का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। प्रारंभिक वर्ष यूं तो माना जाता है कि कांग्रेस के डोमिनेंस की काल है। एक बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक यानी रजनी कोठारी, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ये जो प्रारंभिक वर्ष है ये कांग्रेस सिस्टम के नाम से जाने गए। कांग्रेस सिस्टम का मतलब है कांग्रेस प्रणाली। जितनी भी पार्टियां थी, कोई भी ऐसी बड़ी पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस को टक्कर दे सकती थी। हालांकि दो पार्टियां जो उस समय उभर कर आती है वो है सीपीआई और सीपीएम। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टीज ने, साम्यवादी पार्टियों ने जरूर कांग्रेस को प्रारंभिक वर्षों में टक्कर दी, लेकिन ऐसा कोई भी बड़ा दल उभर कर सामने नहीं आया जो कांग्रेस को चैलेंज दे सके। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि सबसे पहली जो कैबिनेट थी, जो सबसे पहला जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, उसमें कांग्रेस की डोमिनेंस के बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के नहीं थे और उनको शामिल किया गया, जिसमें बी आर अम्बेडकर, राजकुमारी अमृत कौर इत्यादि भी शामिल थे। अब जब भारत का निर्माण हो रहा था तो भारत में लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि भारत एक ऐसा देश बनेगा जो कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा और इसके वैसे टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं जैसा आगे के कालों में हमने यूगोस्लाविया इत्यादि देशों के देखे। विदेशी विश्लेषक ये मानते थे कि भारत एज ए नेशन टिक नहीं पाएगा। तो ये हमारे देश की जनता, हमारे देश के जो राष्ट्र निर्माता थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, उनकी जो जीवितता का परिणाम है कि भारत एक इंटैक्ट देश के रूप में उभरा, और न केवल उभरा, और उन्होंने अपने आप को एक तृतीय विश्व के नेता के रूप में भारत ने अपने आप को स्थापित किया। 1951 के आखिरी महीनों में और 1952 में पहले आम चुनाव भारत के अंदर होते हैं, और उन आम चुनावों में पार्लियामेंट और असेंबली यानी स्टेट असेंबली यानी विधानसभा दोनों के एक साथ इलेक्शंस होते हैं। पहले आम चुनावों में भारत ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाए और पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि भारत एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लाइवली डायनामिक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में उभर रहा है। इसी पहले आम चुनावों में जवाहरलाल नेहरू जो है आने वाले वर्षों में 3 बार फूलपुर सीट से एमपी बन के आते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी दौरान जब भारत में आर्थिक प्रगति के लिए कार्य चल रहे होते हैं तो पहला जो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो फेल हो जाता है। उसी के मद्देनजर भारत में जो लोकल गवर्नेंस है या स्थानीय जो शासन है उसको आगे बढ़ाने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया जाता है और उन्हीं की अनुशंसा पर भारत में पंचायती राज का प्रारंभ होता है। यद्यपि आर्टिकल 40 में इसका उल्लेख होता है, लेकिन वो चूंकि डीपीएसपी में दिया होता तो उसको लागू करना अनिवार्य नहीं होता। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों पर 1959 में भारत में पंचायती राज का प्रारंभ होता है। तो ये भी जो इसी कालखंड 47 से लेके 64 के पीरियड की बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। डोमेस्टिक पॉलिटिकल पॉलिसी के बाद में अब आ जाइए इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसीज को अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है। प्रारंभ में उनका झुकाव मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर था, पर धीरे धीरे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाने लगे। कृषि के अंतर्गत सुधार किए गए, कृषि में कई सुधार कानून लाए गए। जहां पाकिस्तान कृषि सुधार करने में आज तक असमर्थ रहा, हमने हमारे प्रारंभिक वर्षों में जो जवाहरलाल नेहरू की प्राइम मिनिस्टरशिप है उस पीरियड में बहुत वृहद संख्या में, बहुत वृहद स्तर पर, बहुत ही वास्ट स्केल के ऊपर लैंड रिफॉर्म्स हुए। लैंड रिफॉर्म 3 या 4 तरीके से हुए। पहला, लैंड कंसोलिडेशन एक्ट पास किए गए जिसे कहा जाता है चकबंदी। जो छोटी छोटी फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी, जो भूमि जोते थे, उनको मिला के चक बनाए गए। काश्तकारी अधिनियम लाए गए। टेनेंसी एक्ट जिसे कहा जाता है, टेनेंसी एक्ट के माध्यम से जो जमीन को जोतने वाला है उसको भूमि के अधिकार दिए गए। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। गांवों के मालिक जमींदार होते थे, उनको वहां से जो है जमींदारों को उतनी जमीन दी गई जितनी अन्य कृषकों को दी गई। तो बहुत भारी संख्या में भारत के लोगों को भूमि के अधिकार मिले, जो कि उस समय का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप इस बात की इंपॉर्टेंस इस बात को समझिए कि जब यूएसएसआर के अंदर या रूस के अंदर जब क्रांति हुई तो भूमि अधिकारों को लेकर 5 मिलियन लोगों को जो है मरना पड़ा था। भारत में ये सारा काम शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया। हालांकि कुछ कांग्रेस के जो लीडर्स तो लैंड सीलिंग एक्ट के विरोधी थे और उसी के विरोध में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी बना दी थी जिसके संस्थापक श्री राजगोपालाचारी थे। लेकिन फिर भी लैंड सीलिंग एक्ट के माध्यम से, भूमि हदबंदी एक्ट के माध्यम से एक सीमा के अधिक, एक सीलिंग या एक कैप से अधिक जो है कोई भी व्यक्ति भूमि नहीं रख सकता। इसके माध्यम से भी लोगों को बहुत सारी भूमियां मिली। तो बहुत ही सफल रहे एक तरह से देखा जाए भूमि सुधार इस, और वो आज भी भारत की आर्थिक प्रगति, जिसमें खास करके रिलेटिव पॉवर्टी कम हुई, भूमि को प्राप्त करने के अधिकारों से भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या थी उनके बहुत बड़े स्तर पर लोगों को भूमि के अधिकार मिले, जो कि बहुत ही
बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। इसके समानांतर इसी काल में आचार्य विनोबा भावे जो गांधी जी के शिष्य थे, गांधी जी के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया। आंध्र प्रदेश से उन्होंने प्रारंभ किया। भूदान आंदोलन से भी भारी संख्या में भूमिहीन ग्रामीणों को भूमि के अधिकार मिले। तो सबसे पहले कृषि, अच्छा, कृषि में सुधार करने के लिए 1952 में ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया, जिसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। हालांकि ये प्रोग्राम फेल हो गया, लेकिन पहला गरीबी निवारण का कार्यक्रम इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ। कृषि के बाद में, अच्छा, पहले जो कृषि के जो वर्ष है, उस समय भारत के लिए सबसे बड़ी जद्दोजहद यह थी कि हम किसी तरह से अपने आप को कृषि में एक तरह से एग्रीकल्चर सस्टेनेंस वाले या एग्रीकल्चर फूड सफिशिएंसी वाले देश के रूप में शामिल हो, जिसमें खाद्यान्न की उपलब्धता हो। तो प्रारंभिक जो वर्ष है 47 से लेकर 64 तक, हम खाद्यान्न को में अपने आप को जो है वो स्वायत्त कर ले, ऑटोनोमस बन जाए, उसी की जद्दोजहद रही। खाद्य संकट बना रहा इसमें। दूसरी चीज जो उद्योगों में इस काल में हुई, दो औद्योगिक नीतियां अस्तित्व में आती है। 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आता है और 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आता है। 1956 में जो औद्योगिक नीति आती है, इसके माध्यम से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थापित की गई। बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए गए, खास करके स्टील के प्लांट्स जर्मनी की सहायता से राउरकेला में, यूके की सहायता से दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, झारखंड में भिलाई में यूएसएसआर की सहायता से बड़े बड़े स्टील प्लांट्स को ले गए। इनको देखकर और इसके अलावा बहुउद्देशीय योजनाएं प्रारंभ की गई। महानदी नदी पर हीराकुंड परियोजना स्टार्ट की गई और भी कई परियोजनाएं प्रारंभ की गई। भाखड़ा नांगल परियोजना प्रारंभ की गई। ये जो स्टील प्लांट्स थे, जिनको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आगे कहा गया, और ये बहुउद्देशीय योजनाएं, इनको जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। इसके अलावा जब मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, तो इसी के तहत भारत में प्लानिंग के माध्यम से, जैसा यूएसएसआर का मॉडल था, हमने भी नियोजित अर्थव्यवस्था का जो है रुख लिया और नियोजित अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण हुआ। पंचवर्षीय योजनाएं का निर्माण करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई 1950 में, और 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई। दोनों मिलकर भारत की योजनाओं का निर्माण करते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली, दूसरी 56 से 61 तक चली, और तीसरी 61 से 66 तक चली। तो तीन प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाएं थी। पहली पंचवर्षीय योजना जहां हेराल्ड डॉमर मॉडल पर चली, कृषि पर इसमें सबसे ज्यादा निवेश किया गया और ये सफल योजना रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योगों पर निवेश किया गया और ये रूस के मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो ट्रेड के ऊपर और खास करके यातायात के ऊपर एम्फेसिस किया गया, लेकिन वो असफल योजना रही। तो पंचवर्षीय योजनाओं का आगाज भी इसी काल में प्रारंभ होता है। इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं में जवाहरलाल नेहरू को ये लग गया कि भारत के लिए सबसे बड़ा जो संकट है वो फूड क्राइसिस है, खाद्यान्न का संकट है। इस खाद्यान्न के संकट से उभरने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन का जो आधार था, इस समय बनना प्रारंभ हो गया था। इसी समय इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। एमएस स्वामीनाथन ने भारत के 9 जिलों में बाजरा, गेहूं और चावल की जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होते हैं, जो अच्छी किस्म के बीज होते हैं, उनको प्रयोग रूप में प्रारंभ करना स्टार्ट किया। तो ये भी इसी कालखंड में होता है, जो आगे जाकर लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के काल में जाके एक सक्सेसफुल ग्रीन रेवोल्यूशन का रुख लेते हैं। तो आर्थिक नीति के बाद में अब जवाहरलाल नेहरू की विज्ञान के प्रति क्या अभिरुचि थी। डीपीएसपी में ये दिया गया था कि हर व्यक्ति का जो है, सरकार का ही प्रयास रहता है कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया जाए। तो इसी के मद्देनजर मार्च 1958 में जवाहरलाल नेहरू ने एसपीआर साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया, जिसके तहत भारत में विज्ञान व प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए कई संस्थानों की स्थापना हुई। 1947 में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की स्थापना, 1952 में एमआईटी की तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी की स्थापना हुई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास इत्यादि की स्थापना हुई। अगस्त 1948 में होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से जवाहरलाल नेहरू ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना करी। अगस्त 1956 में ट्रॉम्बे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अस्तित्व में आता है। थुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर की स्थापना होती है, इसरो की स्थापना होती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की स्थापना होती है। तो बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो विज्ञान के प्रति उस समय की सरकार की जो एटीट्यूड है उसको दिखाते हैं। विज्ञान की नीति के पश्चात अब जवाहरलाल नेहरू के समय भारत की विदेश नीति का जो फॉर्मेटिव फेज है, जो प्रारंभिक काल है, वो हमें इसी काल में देखने को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के आधार बनाए, खास करके पंचशील का सिद्धांत है, जो सबसे पहले 1955 में बांडुंग सम्मेलन और उसके बाद में उन्होंने एशियाई सम्मेलनों में इस सिद्धांत को दिया, जो मूल रूप से एक बौद्ध सिद्धांत है, जिसमें परस्पर एक दूसरे का
जो है सम्मान करना, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बातें की गई। तो 5 सिद्धांत उन्होंने दिए। 1955 में ही जब एशियाई देशों का सम्मेलन बांडुंग में हो रहा था, उसमें उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करी, और जो आगे जाकर इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में होता है, यूगोस्लाविया की राजधानी में। तो नॉन अलाइन मूवमेंट को स्थापित करने में विश्व के 4 बड़े नेताओं की बड़ी भूमिका थी। इसमें सबसे प्रखर भूमिका जो थी वो भारत के जवाहरलाल नेहरू, दूसरे यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, घाना के फादर नेक्रोमा और इजिप्ट यानी मिस्र के एबेल नासिर, इन चारों ने मिलकर नॉन अलाइन मूवमेंट प्रारंभ किया। इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में तीसरी विश्व के भी सारे देश शामिल हुए जिनको अभी कुछ ही वर्ष पहले आजादी मिली थी यूरोपीय शक्तियों के चंगुल से। तो ये सबसे ज्यादा देशों की समूह वाला एक संगठन के रूप में उभर कर सामने आता है। विदेश नीति में अगर देखा जाए तो भारत के पाकिस्तान के संबंध जो थे वो प्रारंभ में बेहतर नहीं रहे। 1948 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ। नेहरू जी की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात 1965 में भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर जो भारत का जो अनबन थी वो चली आई। इसके बाद में हमने उस काल में 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में इंडस वाटर ट्रीटी की, सिंधु नदी तथा सिंधु नदी की सहायक नदियों का जल का बंटवारा कैसे होगा, वह संधि भी अस्तित्व में आती है। दूसरा पड़ोसी देश चाइना था। चाइना के साथ में अपने संबंध सुधारने के लिए खासकर जाओ एन लाई का जो समय था, माओ त्से-तुंग का जो समय था, जवाहरलाल नेहरू ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। लेकिन 1962 में चीन ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा और एकदम अकस्मात युद्ध छेड़ के भारत को उस युद्ध में एक तरह से धोखा दिया। 1962 में भारत चीन युद्ध जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति पर एक बहुत बड़ा दाग माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में खासकर भूमिका एक ये भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि विदेश नीति का जब निर्माण हो रहा था तो भारत लगभग सभी प्रमुख विदेश संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो थे, अंतरराष्ट्रीय संधियां जो थी, जो प्रमुख संधियां थी, उनमें सिग्नेटरी मेंबर बना, उनके संस्थापक सदस्यों में शामिल हुआ। भारत यूएन का सदस्य पहले भी था, कॉमनवेल्थ का सदस्य बना, आईबीआरटी का सदस्य बना, आईएमएफ का सदस्य बना, नैम का तो संस्थापक था ही। इसके अलावा जितनी भी प्रमुख संधियां थी उन सब में भागीदार बना और विश्व में बड़ी समस्याएं जो थी उनमें उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खासकर जो कोरियाई युद्ध हो या क्यूबा संकट हो, उस समय भारत के विदेश मंत्रालय जो थे, भारत की वैदेशिक नीति ने एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया। इसके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में उन देशों का पैरोकार बना जिसने उपनिवेशीकरण, साम्राज्यवाद, निरशस्त्रीकरण, न्यूक्लियर पावर का कम से कम प्रयोग, इन सब चीजों को पुरजोर जो है ताकत के साथ में रखा। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के बाद में अब आइए जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री काल में उनकी सामाजिक नीति। सामाजिक नीति में सबसे पहले शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो 52 के अंदर राधाकृष्णन आयोग की स्थापना की गई और कोठारी आयोग की स्थापना उस समय कर दी गई, जिसकी रिपोर्ट आगे जाकर 66 के अंदर आती है। तो शिक्षा को बढ़ाने के लिए खास करके प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क देने के प्रयास इसी समय प्रारंभ हो जाते हैं। प्रीमियर इंस्टीट्यूट स्थापित होते हैं। टेक्निकल फील्ड के अंदर ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज की स्थापना होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना होती है, यूजीसी की स्थापना होती है। जो उस समय डिग्री कोर्सेज थे उनकी स्थापना के लिए यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन की स्थापना होती है। तो ये सारे चीजें जो है इसी काल में होती है। सामाजिक क्षेत्र में दूसरा बड़ा जो अचीवमेंट सरकार का जो ये माना जाता है, हिंदू मैरिज एक्ट पास किया जाता है, हिंदू बिल कोड पास किया जाता है, जिसमें पुत्री को भी यानी महिलाओं को भी उत्तराधिकार में संपत्ति की बराबर अधिकारी माना जाता है। इसको हिंदू सक्सेशन एक्ट भी कहा गया। विवाह अधिनियम पास किया जाता है। बहुत से ऐसे शक्तियां या बहुत से ऐसे राइट्स महिलाओं को मिले जो कि पहले नहीं उपलब्ध थे, खास करके बराबरी के मामलों में। इसके अलावा हिंदू समाज के जो गरीब तबके हैं, जो बैकवर्ड तबके थे, जो वंचित तबके थे, जो अब तक पिछड़े आए थे, उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान भी इसी काल में होता है। आर्टिकल 16 संविधान में डाला जाता है, आर्टिकल 15 संविधान में डाला जाता है। नौकरियों में, पब्लिक प्लेसेस में एक्सेस के लिए किस तरह से वंचित वर्गों को बराबरी पर लाया जाए, इसका प्रावधान भी किया जाता है। तो बड़ी बड़ी जो घटनाएं जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में जो घटी हैं वो हमने समेटने के प्रयास किए। इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी घटनाएं भी हैं कि संविधान के लागू होने के बाद पहली बार आर्टिकल 356 का प्रयोग भी जो है जवाहरलाल नेहरू के काल में माना जाता है, जिसकी काफी आलोचना होती है। जब केरल में कम्युनिस्ट सरकार बनती है, नंबूद्रिपाद की सरकार बनती है, तो 356 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ऐसी और भी चीजें, लेकिन एक प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू की जो उपलब्धियां हैं वो मैंने आपको संक्षेप में बताई है। अगले खंड में हम लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी इत्यादि की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना शुक्रिया।